हमारा आज का टॉपिक है लोकसभा अध्यक्ष। जो हमारे संविधान में जो लोकसभा अध्यक्ष का पद दिया हुआ है, जो उसकी भूमिका दी हुई है, उसकी क्या शक्तियां हैं, उसके क्या कार्य हैं और उसका चुनाव कैसे होता है, इन सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। जो हमारी लोकसभा है उसमें एक अध्यक्ष चुना जाता है, उसी को हम लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं या उसे स्पीकर कहते हैं। तो इसका सबसे पहले हम बात करेंगे निर्वाचन एवं पदावधि पर। निर्वाचन एवं पदावधि क्या होती है, निर्वाचन उसका कैसे होता है। देखिए, जब लोकसभा में उसका निर्वाचन जो होता है, उसके सदस्य जो होते हैं, लोकसभा सदस्य जो होते हैं, वो मिलकर के करते हैं और जिसके पक्ष में ज्यादा लोकसभा सदस्य हो जाते हैं वही मिलकर के अपना अध्यक्ष चुनते हैं। मतलब जिसके पक्ष में बहुमत होगा कोई भी व्यक्ति, उन्हीं लोकसभा सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ये पहली बैठक जो होती है, देखिए जब लोकसभा चुनी जाती है, जब नई लोकसभा का गठन होता है, तो जब पहली बैठक होती है तो उसमें एक प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाता है। वो तुरंत ही और अल्पकालीन होता है, अल्पकालिक होता है, इसे बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर। जो पहली बैठक होगी उसमें कौन अध्यक्ष होगा, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, क्योंकि अध्यक्ष तो चुना नहीं गया। जब लोकसभा का गठन हो गया उसके बाद ही तो चुना जाएगा बैठक के बाद। तो पहली बैठक होगी, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, उसके लिए प्रोटेम स्पीकर का गठन किया जाता है। और उसके बाद परमानेंट जो स्पीकर होता है, जिसे लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं, उसका गठन किया, उसका चुनाव हो जाता है और प्रोटेम स्पीकर पहले बना दिया जाता है। और जनरली जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो वरिष्ठ लोकसभा सदस्य होता है। उसके बाद पहली बैठक के बाद फिर लोकसभा के सदस्य मिलकर लोकसभा अध्यक्ष का अपने चुनाव करते हैं। और उसका पदावधि की क्या बात है, पदावधि जो उसका मतलब जनरली वो अपने जो लोकसभा का कार्यकाल होता है, उसके पदावधि जो उसका कार्यकाल होता है, उसका जीवन काल होता है लोकसभा का, उसके जीवन काल तक धारण करता है अपना पद। और अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो भी उसका पद, वो अपना पद नहीं छोड़ता, वो अगली लोकसभा के गठन तक अपने पद पर बरकरार रहता है। केवल 3 कंडीशन में उसे पद से हटना पड़ सकता है। 3 कंडीशन। पहला क्या है, पहला है अगर वो सदस्य नहीं रहता, अगर उसकी सदस्यता ही खत्म हो जाती है लोकसभा की, तो वो अध्यक्ष नहीं रहेगा। दूसरा, अगर वो लिखित तौर पर इस्तीफा दे देता है लोकसभा उपाध्यक्ष को, तो वो अध्यक्ष नहीं रहेगा। और तीसरी कंडीशन यह है कि अगर लोकसभा के सदस्य मिलकर के उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दें और उसके लिए उन्हें पहले नोटिस देना पड़ेगा 14 दिन पहले कि भाई तुम्हारे खिलाफ प्रस्ताव हम ला रहे हैं। और उस प्रस्ताव जब उसके खिलाफ जब हो रहा होगा तो क्या होगा, उसे मत देने का अधिकार है लोकसभा में। उसे लोकसभा में मत देने का, किसी विधेयक को लेकर के उसे मत देने का अधिकार है। लेकिन अगर मत बराबर हो जाए विपक्ष और पक्ष में तो उसे मत देने का अधिकार नहीं, उल्टा हो जाता है। वैसे हमारा जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसे मत देने का अधिकार नहीं है किसी विधेयक को। लेकिन अगर दोनों पक्ष और विपक्ष में बराबर मत हो जाते हैं तो वो मत दे सकता है। उसके बाद क्या है, वो पद नहीं छोड़ता, बता दिया था। अब आते हैं उसकी भूमिका पर, शक्ति और उसके कार्य। उसकी भूमिका क्या रहती है, सदन में उसे वो पीठासीन होता है लोकसभा का और उसे बहुत ही सर्वोच्च एवं सम्मानित स्थान प्राप्त है। लोकसभा में उसे बहुत ही सम्मानित स्थान प्राप्त है। वह सदन की कार्यवाही और संचालन के लिए नियम व विधि का निर्वहन करता है। कौन, लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद गणपूर्ति के अभाव में वो संसद को स्थगित भी कर सकता है। जो बैठक चल रही है, अगर गणपूर्ति नहीं है, गणपूर्ति क्या होती है, हमारी लोकसभा में जितने सदस्य हैं उसका 10%, तो लगभग मान सकते हैं कि 55 लोग। अगर लोकसभा में 55 सदस्यों से कम उपस्थित हैं तो वो उस
बैठक को स्थगित कर सकता है, क्योंकि कोई भी कार्रवाई के लिए लोकसभा में या राज्यसभा में उसकी गणपूर्ति होना अनिवार्य है, और लोकसभा की गणपूर्ति होती है 55 और राज्यसभा की गणपूर्ति है 25। तो गणपूर्ति के अभाव में वो संसद को स्थगित कर सकता है, ये उसे अधिकार है। उसके बाद कहा है सामान्य स्थिति में मत नहीं देता। अभी बताया था सामान्य स्थिति में मत नहीं देता, लेकिन निर्णायक मत देता, क्योंकि जब पक्ष और विपक्ष में किसी विधेयक के पक्ष और विपक्ष में मत बराबर हो जाते हैं, बराबर, तो वो निर्णायक मत उसे अधिकार है, वो निर्णायक मत दे सकता है। और दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अगर किसी विधेयक के मामले में दोनों सदनों में किसी बात को लेकर के मतभेद है, एक सदन में पारित हो रहा दूसरे में नहीं हो रहा, साधारण विधेयक के कंडीशन में होता है, तो राष्ट्रपति जो होता है वो उन दोनों सदनों की, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है, और उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के सदस्य उपस्थित रहते हैं। सदन के नेता के आग्रह पर गुप्त बैठक बुला सकता है। किसी भी जो राष्ट्रीय मामले में सदन का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री यानी सदन के नेता के कहने पर वो गुप्त बैठक बुला सकता है, और गुप्त तरह से बैठक होगी, और जब वो बैठक चल रही होगी तो गैलरी में किसी का भी आना जाना वो प्रतिबंधित कर सकता है। धन विधेयक पर निर्णय। कोई भी विधेयक, वित्त विधेयक, कोई भी विधेयक है जो राष्ट्रपति के पास भेजा जा रहा है, प्रस्ताव पास मतलब राष्ट्रपति की सहमति के लिए, तो वो धन विधेयक है या नहीं है। कभी कभी ऐसा केस हो जाता है कि भाई ये निर्णय कौन लेगा, ये निर्णय कैसे होगी, धन विधेयक है या नहीं, इसे धन विधेयक माना जाए, तो लोकसभा अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होता है। लोकसभा अध्यक्ष अगर कह देगा कि ये धन विधेयक है तो वो धन विधेयक है। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के सदस्यों की निरंतरता पर निर्णय करता है। हमारी जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल कानून से संबंधित है, और दल बदल कानून के आधार पर अगर किसी की सदस्यता समाप्त होने की बात आती है तो उस पर निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, कि उसकी सदस्यता खत्म होनी है कि नहीं होनी है। उसके बाद लोकसभा की सभी संसदीय समितियां, लोकसभा की जितनी भी संसदीय समितियां होती हैं उनका जो सभापति नियुक्त किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। अब आते हैं स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता। स्वतंत्रता क्या है? उसके खिलाफ जब तक वो लोकसभा अध्यक्ष है तो लोकसभा में उसके खिलाफ उसका ना तो उसके कार्यों की ना ही उसके आचरण की लोकसभा में चर्चा भी नहीं हो सकती, और ना ही उसकी आलोचना हो सकती है। उसके कार्यों की या उसके आचरण की कोई चर्चा नहीं होगी लोकसभा में, कोई आलोचना नहीं होगी। और पावर की बात अगर करी जाए तो उसे जो हमारी वरिष्ठता सूची है उसमें संयुक्त रूप से वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ संयुक्त रूप से 7वें नंबर पर वो विराजमान है। उसकी वरिष्ठता सूची में वो 7वें नंबर पर आता है। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री को छोड़कर, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के पद को छोड़कर वो सारे कैबिनेट मंत्रियों से उसका पद ऊपर है। वरिष्ठता सूची में वो सारे कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर है, केवल प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री को छोड़कर। अब बात करते हैं निष्पक्षता की। निष्पक्षता में क्या है? देखिए हमारे यहाँ जो लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है वो जनरली क्या होता है, भाई जिसकी बहुमत, जिसका लोकसभा में बहुमत होता है उसकी सरकार बनती है, और लोकसभा में बहुमत होगा तो वही जनरली उसी पार्टी का जिसकी सरकार होगी उसी का लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है। हमारे ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन में अगर कोई लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है तो उसे सबसे पहले अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा देना होता है। अगर वो किसी राजनीतिक दल से है तो उसे अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा देना होगा, ताकि वह निष्पक्ष रहे, संसद में कोई पक्षपात, लोकसभा में कोई पक्षपात ना करे। लेकिन इस निष्पक्षता का थोड़ा हमारे यहाँ, हमारे संविधान में ये व्यवस्था नहीं है। इस निष्पक्षता वाली कंडीशन का थोड़ा हमारे यहाँ अभाव है। हमारे यहाँ क्या होता है कि वो किसी भी दल का अगर मतलब जो नेता है और वो लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है तो वो अपना राजनीतिक सदस्यता उस दल की, जिस दल का भी वो सदस्य है, उस राजनीतिक दल की सदस्यता वो नहीं त्यागता। हालांकि वो रहता, बात यही कि वो रहेगा निष्पक्ष, वो किसी दल का नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी सदस्यता नहीं त्यागता। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि इस मामले में ब्रिटेन का
जो संविधान है और हमारा जो संविधान है, ब्रिटेन का संविधान इस मामले में ज्यादा निष्पक्ष हो जाता है लोकसभा अध्यक्ष के मामले में। कहाँ पे? जहाँ पे वो राजनीतिक दल से वहां इस्तीफा देता है और हमारे यहाँ राजनीतिक दल से वो इस्तीफा नहीं देता, वो उस राजनीतिक दल का सदस्य बना रहता है।